नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम होरेस की आर्स पोएटिका पर बात करेंगे और होरेस का टाइम पीरियड जैसे दे रखा है यहाँ पर 65 बीसी से लेके 8 बीसी ये उसका लाइफ स्पन है। यानी 65 बीसी में वो पैदा हुआ और 8 बीसी में उसकी डेथ हुई। बीसी में आपको मालूम है डेट्स उल्टी ही चलती हैं। यानी अगर एडी में होता तो 8 में पैदा हुआ और 65 में डेथ हुई, ऐसा होता। तो इस पर जो क्वेश्चन है अभी यहाँ पर देखिए, व्हाट आर द मेन आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड इन होरेस's आर्स पोएटिका। यानी होरेस की आर्स पोएटिका में जो मुख्य विचार व्यक्त किए गए हैं वो क्या हैं, या फिर गिव अ क्रिटिकल समरी ऑफ आर्स पोएटिका, या फिर आर्स पोएटिका की एक क्रिटिकल समरी दीजिए। आपको मालूम ही है कि आर्स पोएटिका एक पोएम है, एक लॉन्ग पोएम है। अब पूरी पोएम अपलोड करने का मेरे पास अभी वक्त नहीं है, क्योंकि ये छोटी पोएम होती तो मैं कर भी देती, लेकिन ये बहुत लंबी पोएम है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए एक और दूसरी बुक है, उसमें ये मेरे पास पूरी पोएम है। ये आर्स पोएटिका का नाम जो उसने दिया था, खुद होरेस ने दिया था, टू द पेसोस दिया था। यानी ये एक लेटर है जो कि पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है पेसोस के लिए। और देखिए ये पोएम है और बहुत लंबी पोएम है, 14-15 पेज की पोएम है। तो अभी तो इसको अपलोड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर कभी वक्त मिलेगा तो मैं इसे अपलोड करूँगी। लेकिन अभी हम बस इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि कम से कम ना इसके लिए चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। 4-5 घंटे का वीडियो होगा, जो कि अभी करना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को इस वक्त हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल हो जाएगा, और अगर ये इतना मैटर आप तैयार कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे एग्जाम में। एक आइडिया आपको लग जाएगा कि आर्स पोएटिका में क्या बताया गया है। होरेस लिव्ड इन द ग्लोरियस ऑगस्टन एरा। होरेस जब रहा था तो वो ऑगस्टन एरा था। आपको मालूम है ऑगस्टस सीजर, जूलियस सीजर के बाद जो राज किया था, वो जूलियस सीजर को तो अगर आपने पढ़ा है रोमन हिस्ट्री को थोड़ा सा, तो आपको मालूम होगा कि उसका असैसिनेशन हुआ था, उसकी हत्या की गई थी कॉन्स्पिरेटर्स के द्वारा। और जूलियस सीजर नाम से एक नाटक भी है विलियम शेक्सपियर का, अक्सर सिलेबस में रहता है। तो जूलियस सीजर के असैसिनेशन के बाद फिर युद्ध हुआ कॉन्स्पिरेटर्स और ऑगस्टस सीजर और मार्क एंटनी। एक तरफ से थे मार्क एंटनी, ऑगस्टस सीजर और लेपिडस, 3 लोग थे ये। और दूसरी तरफ वो सारे कॉन्स्पिरेटर्स थे। तो कॉन्स्पिरेटर्स जिन्होंने जूलियस सीजर की हत्या की थी, उन सब की हार हुई युद्ध में। और फिर जो शासन हुआ वो इन तीनों का हुआ, ऑगस्टस, लेपिडस और मार्क एंटनी। मार्क एंटनी के ऊपर एक अलग से ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा करके। तो क्लियोपेट्रा की मोहब्बत में मार्क एंटनी बर्बाद हो गया उधर, जबकि ऑगस्टस की जो बहन थी ऑक्टेविया, उससे शादी हुई थी मार्क एंटनी की, लेकिन फिर भी वो मोहब्बत में पड़ गया क्लियोपेट्रा की, तो वो बर्बाद हो गया। तो ये जो एरा है ऑगस्टस सीजर का, एक तरीके से रोम पर फिर साम्राज्य जो रहा ऑगस्टस सीजर का ही रहा, उसको ऑक्टेवियस सीजर भी कहते हैं। तो ये जो ऑगस्टन एरा है, ये महानतम शासनकाल माना जाता है रोम का, जो गोल्डन पीरियड माना जाता है, बेस्ट पीरियड माना जाता है, वो ऑगस्टन एरा कहा जाता है ऑगस्टस सीजर का। तो मैंने आपको इतना आइडिया दे दिया कि ऑगस्टस कौन था। तो वो ग्लोरियस ऑगस्टन एरा के दौरान होरेस रहा था, यानी जिसको आप पढ़ रहे हैं आर्स पोएटिका का राइटर, उस पीरियड का है। विच वॉज द पीरियड ऑफ रोमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये रोमन सिविलाइजेशन, रोमन सभ्यता और संस्कृति का युग था। पोइट्री फ्लरिश्ड इन हिज एज एंड वॉज कंसिडर्ड समथिंग गुड एंड नोबल एंड नॉट समथिंग पर्निशियस एंड अनहेल्दी। तो उसके युग में पोइट्री फ्लरिश की, मतलब कि फली फूली, एंड वॉज कंसिडर्ड, और उसको माना जाता था समथिंग गुड एंड नोबल, कि पोइट्री एक अच्छी चीज़ है, एक श्रेष्ठ चीज़ है, एंड नॉट समथिंग पर्निशियस एंड अनहेल्दी,
कोई पर्निशियस माने खतरनाक, या अनहेल्दी माने वो भी बुरा होता है, स्वास्थ्य के लिए बुरा होता है, जैसा कि प्लेटो ने कहा था। ये सब जो पर्निशियस और अनहेल्दी बताया गया है, प्लेटो के द्वारा बताया गया है। उसके रिपब्लिक में कोई जगह नहीं है पोइट्स के लिए और पोइट्री के लिए। लेकिन ऑक्टेवियस सीजर का जो, यानी ये जो रोमन शासनकाल है, रोमन एरा जो है लिटरेचर का, उसमें वो जो शासनकाल था ऑगस्टस सीजर का, उसमें पोइट्री को अच्छी चीज़ माना जाता था। होरेस रोट बोथ क्रिएटिव एंड क्रिटिकल पीसेस। होरेस ने दोनों तरीके का लिटरेचर लिखा है, जिसमें क्रिएटिव लिटरेचर भी है और क्रिटिकल भी है। दोनों का डिफरेंस तो आपको मालूम ही होगा। क्रिएटिव होती हैं चीज़ें जैसे कि कोई पोएम है, अब जैसे पोएम तो आर्ट्स पोइटिका भी है, लेकिन आर्ट्स पोइटिका एक क्रिटिकल पोएम है, यानी यहाँ कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं कि पोइट्री के बारे में, ड्रामा के बारे में, तो ये क्रिटिकल राइटिंग हुआ, है ना। अब जैसे आप पढ़ते हैं ट्रू लव, आपने शेक्सपियर की पढ़ी है, या एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड आपने पढ़ी है, तो वो जो पोइम्स हैं वो किसका एग्जाम्पल है? क्रिएटिव राइटिंग का एग्जाम्पल है, और ये क्रिटिकल राइटिंग है। तो होरेस ने दोनों तरीके के रचनाएं की हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ क्लासिसिज्म। वो क्लासिसिज्म का महानतम, यहाँ आप वन और लगा लीजिएगा, ही वॉज वन ऑफ द, है ना, क्योंकि किसी को इस तरीके से आप महानतम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें इसने बहुत अच्छी बोली हैं तो दूसरी चीज़ें अरिस्टोटल ने बहुत अच्छी बोली हैं। लॉन्जिनस को आप कैसे भूल सकते हैं? तो ये हम नहीं कह सकते कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ क्लासिसिज्म। हाँ, हम ये कह सकते हैं ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पर वन ऑफ लगा लीजिएगा कि वो महानतम जो एक्सपोनेंट्स थे, यानी प्रणेता थे क्लासिसिज्म के, उनमें से एक था। ही ऑल्सो कंपोज सटायर्स, एपोड्स, ओड्स, एपिस्टल्स। उसने सटायर्स भी लिखे हैं, एपोड्स भी लिखे हैं, ओड्स भी लिखे हैं, एपिस्टल्स भी लिखे हैं। ये जो आर्ट्स पोइटिका है ये एक एपिस्टल ही है, या एपिस्टल यानी कि एक लेटर होता है। एपिस्टलरी नॉवल के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, एक नॉवल होता है जो लेटर्स की फॉर्म में होता है, तो ये भी एक एपिस्टल है। एंड हिज आर्ट्स पोइटिका, और उसकी ये जो पुस्तक है आर्ट्स पोइटिका, लाइक पोप्स एसे इन क्रिटिसिज्म, जैसे कि पोप की पोएम है एसे इन क्रिटिसिज्म, इज इन वर्स। वो कविता की रूप में लिखी गई है, वर्स फॉर्म में लिखी गई, पद्य में लिखी गई है। इट इज़ अ पोइटिक लेटर, ये एक काव्य में लिखा हुआ पत्र है। रिटन टू हिज फ्रेंड पीसो, उसके दोस्त पीसो के लिए लिखा गया है। एंड हिज टू सन्स, और उसके दो बेटों के लिए, एज अ पीस ऑफ एडवाइस, एक सलाह के तौर पर, ऑन पोइटिक कंपोजिशन, के पोइट्री कैसे लिखी जाए। होरेस कॉल्ड इट, होरेस ने इसको नाम दिया था एपिस्टल टू द पिसोस। मैंने अभी आपको दिखाया भी था पोइम का टाइटल क्या है, एपिस्टल टू द पिसोस, ये ओरिजिनल टाइटल है। बट इट वॉज क्विंटिलियन, लेकिन ये क्विंटिलियन था हु नेम्स इट आर्ट्स पोइटिका, जिसने इसको आर्ट्स पोइटिका नाम दिया है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे करती हूँ। तो ये चीज़ भी आपको मार्क करनी है, वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा कि एपिस्टल टू पिसोस को आर्ट्स पोइटिका नाम किसने दिया था। तो आपको याद रखना है कि क्विंटिलियन ने दिया था। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकता है। बिकॉज ऑफ द एडमिरेबल कंसाइजनेस, यानी एडमिरेबल माने प्रशंसनीय, कंसाइजनेस माने संक्षिप्तता, तो प्रशंसनीय संक्षिप्तता के वजह से ऑफ हिज क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस, जो उसने अपने क्रिटिकल यानी समालोचना संबंधी ऑब्जर्वेशंस माने अपने विचार व्यक्त किए हैं। एंड द एक्सट्रीमली कोटेबल क्वालिटी, और जो बहुत ज़्यादा कोटेबल माने आप कोट कर सकते हैं, उद्धरण दे सकते हैं, ये क्वालिटी है, ये गुण है ऑफ हिज लाइन्स, उसकी पंक्तियों की, यानी आर्ट्स पोइटिका की जो लाइन्स हैं वो कोटेबल लाइन्स हैं। होरेस वॉज एग्जाल्टेड टू द पोजिशन ऑफ अ लॉ गिवर। होरेस को मतलब एक लॉ गिवर का नाम दिया गया था, स्थान दिया गया था बाय डांटे, डांटे के द्वारा, विडा, बोएलो एंड पोप, इन सब के द्वारा, ये सब ऑथर्स के नाम हैं।
एबरक्रोम्बी राइटली सेज, एबरक्रोम्बी भी एक क्रिटिक है, ऑथर है, तो उन्होंने सही ठीक ही कहा है। परहैप्स नो पोइम, शायद और कोई कविता नहीं है, ऑफ कंपेरेबल लेंथ यानी इसी तुलनात्मक लंबाई की, हैज़ प्रोवाइडेड सो मैनी फ्रेजेस, जिसने इतने सारे वाक्यांश उपलब्ध कराए हों, दैट हैव बिकम द कॉमन प्रॉपर्टी, जो कि सामान्य संपत्ति बन गए हैं, ऑफ इंटरनेशनल कल्चर, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति के। यानी ये जो आर्ट्स पोइटिका है ये एक कॉमन प्रॉपर्टी बन गई है इंटरनेशनल कल्चर की, यानी सारी दुनिया में पढ़ा जाता है। अब आप लोग ही लीजिए, आप इंडिया में रह रहे हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स पाकिस्तान या बांग्लादेश के भी होते हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाती है बातें। तो हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं और हम आज भी इसको पढ़ रहे हैं। कहाँ कब BC में उसने लिखा था, बिफोर क्राइस्ट वो पैदा हुआ, जिया, मरा, और हम आज भी इसको पढ़ रहे हैं और यहाँ इंडिया में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, इंटरनेशनल कल्चर का भाग बन गया है, एक पार्ट बन गया है, एक ज़रूरी अंग बन गया है। आर्ट्स पोइटिका एक्सरसाइज अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस, आर्ट्स पोइटिका ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला ड्यूरिंग द मिडिल एजेस, मध्य युग के दौरान, एंड द न्यू क्लासिकल एज, और न्यू क्लासिकल एज आप जानते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में 18th सेंचुरी है, और स्पेशली 18th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ जो कि अलेक्जेंडर पोप का युग है, वो न्यू क्लासिकल एज कहा जाता है। और वो अपने आप को मतलब बाकी लोग तो उनको न्यू क्लासिकल कहते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर पोप और उनके जो कंटेम्परेरीज थे जो उस वक्त लिख रहे थे प्रोज पोइट्री, जो भी जिस भी जॉनरा में लिख रहे थे, वो अपने आप को ऑगस्टन्स कहते थे, है ना। न्यू माने एक तरीके से नया या फिर फेक या फिर स्यूडो, है ना, जो जेन्यून नहीं है उसको न्यू कहा जाता है। तो ये तो थोड़ा सा डेरोगेटरी टर्म हो गया ना, न्यू कहना, किसी को न्यू क्लासिकल कहना डेरोगेटरी है, इंसल्टिंग टर्म है। तो बाकी लोग तो उनको न्यू क्लासिकल ही बोलते थे, लेकिन वो खुद को ऑगस्टन्स बोलते थे। तो इन सब पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है आर्ट्स पोइटिका का। इट वॉज द बाइबल ऑफ क्लासिसिज्म इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इसको क्लासिसिज्म की बाइबल कहा जाता था। द मेन आइडियाज़, मुख्य विचार, कंटेंट जो कि निहित हैं इन आर्ट्स पोइटिका, यानी इस कविता आर्ट्स पोइटिका में, आर समराइज्ड बिलो, उनको नीचे समराइज किया गया है, संक्षेप में बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, जब कभी वक्त मिलेगा मुझे तो मैं पूरी पोएम अपलोड करूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो दूर दूर तक नहीं लगता मुझे कि मैं अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल पहले ही पड़ा हुआ है ग्रेजुएशन का। ये है फंक्शन एंड नेचर ऑफ पोइट्री। फंक्शन माने कार्य और नेचर माने प्रकृति ऑफ पोइट्री, कविता की। दो नॉट अ सिस्टमेटिक ट्रीटाइज, दो हालांकि नॉट अ सिस्टमेटिक ट्रीटाइज, एक ये व्यवस्थित निबंध नहीं है ऑन क्रिटिसिज्म, समालोचना पर। दिस पोइम कैन बी डिवाइडेड, फिर भी इस कविता को बांटा जा सकता है इनटू 3 पार्ट्स, 3 भागों में। पोएसिस यानी सब्जेक्ट मैटर, पोएमा यानी कि फॉर्म, और तीसरा पोएटा यानी कि द पोएट। इट्स मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, इसका जो मुख्य टॉपिक है, विषय है डिस्कशन का, यानी बातचीत का, वाद विवाद का या विचार विमर्श का, वो क्या है, पोइट्री, पोइटिक स्टाइल एंड ड्रामा। वो है पोइट्री यानी कविता, पोइटिक स्टाइल यानी काव्य शैली, और ड्रामा यानी कि नाटक। तो आपने अरिस्टोटल का पोइटिक्स मेरे साथ पढ़ा है, मैंने उसके 20 चैप्टर्स अपलोड किए हैं, 40 वीडियो लगभग हैं अरिस्टोटल की पोइटिक्स पर। तो वहाँ पोइटिक्स में भी अरिस्टोटल ने पोइट्री की बात की है, लेकिन मेनली वहाँ ट्रेजेडी पे डिस्कशन हुआ है। ट्रेजेडी को उसने बेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री माना है। और यहाँ जो मेन टॉपिक है डिस्कशन का वो पोइट्री, पोइटिक स्टाइल और ड्रामा है। पोप राइटली सेज अबाउट होरेस, पोप होरेस के बारे में ठीक ही कहता है। हिज प्रिसेप्ट्स टीच, उसके जो उपदेश हैं वो सिखाते हैं। बट वॉट हिज वर्क्स इंस्पायर,
वही जो कि उसके वर्क्स यानी उसकी खुद की रचनाएं प्रेरित करती हैं, प्रेरणा देती हैं, वही उसके प्रिसेप्ट्स सिखाती हैं। ही इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड, वो बहुत गहराई से प्रभावित है बाय द ग्रीक्स, यूनानियों से। ही रिकमेंड्स, वो रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, स्टडी द ग्रीक ओरिजिनल्स ऑफ ग्रीस, कि आप जो ग्रेट ओरिजिनल्स, जो महान ओरिजिनल रचनाएं हैं ग्रीस की, यूनान की, उनको पढ़िए। ड्रीम ऑफ देम, उनके बारे में सपना देखिए। बाय नाइट, रात को। एंड पॉन्डर देम, और उन पर विचार कीजिए। बाय डे, दिन में। तो ये किसने कहा है? ये अलेक्जेंडर पोप की लाइन है ना। होरेस नोवेयर कॉल्स पोइट्री, होरेस कहीं भी पोइट्री को नहीं कहता अ प्रोसेस ऑफ इमिटेशन, कि ये इमिटेशन की प्रक्रिया है, यानी किसी का अनुसरण करने की, किसी का अनुकरण करने की प्रक्रिया है। लाइक प्लेटो एंड अरिस्टोटल, जैसा कि प्लेटो और अरिस्टोटल कहते हैं। तो उन लोगों ने थियोरी दी है ना, माइमेसिस की थियोरी, वो आपने पढ़ी होगी माइमेसिस की थियोरी। तो ऐसा होरेस ने नहीं दिया। मियर इमिटेशन, यानी केवल अनुकरण, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, इज़ नॉट एनफ, काफ़ी नहीं है, फॉर अ पोइट, एक कवि के लिए। अच्छा, फॉर का मतलब यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ फॉर का मतलब है क्योंकि। क्योंकि अ पोइट, एक कवि, ऑफन यूजेस, अक्सर प्रयोग करता है, फिक्शन, यानी कल्पना का, एंड मिंगल्स, और वो मिश्रण करता है, फैक्ट्स विद फैंसी, फैक्ट्स जो कि तथ्य होते हैं और तथ्य जो कि सत्य होते हैं, और विद फैंसी यानी कि कल्पना से। जैसे कि फैक्ट और फिक्शन का एक कॉम्बिनेशन आप चार्ल्स लैम्ब में पाते हैं ना। चार्ल्स लैम्ब का प्रोज स्टाइल जब डिस्कस करते हैं तो उसमें फैक्ट और फिक्शन दोनों चीज़ें आप डिस्कस करते हैं। ह्यूमर और पैथोस भी आप उसमें डिस्कस करते हैं, है ना। तो वो एक तरीके से यही बात होरेस कहता है कि पोइट केवल इमिटेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको फैक्ट और फिक्शन दोनों चीज़ें मिश्रण करनी होती हैं। और इमिटेट करेगा तो जो केवल फैक्ट्स दिखाएगा, जो दिख रहा है उसको केवल उसके बारे में लिखेगा, है ना। तो उसकी इमेजिनेशन भी उसमें शामिल होती है। टू हिम, उसके लिए, द फंक्शन ऑफ पोइट्री, कविता का कार्य, वॉज, था, बोथ, दोनों ही, टू डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट, यानी लोगों को खुशी देना और साथ में इंस्ट्रक्ट भी करना, शिक्षा भी देना। मनोरंजन भी करना है एक कवि को और साथ में शिक्षा भी देनी है। पोइट्स डिज़ायर, जो कवि हैं वो इच्छा रखते हैं, आइदर टू इम्प्रूव, या तो सुधारने की, और टू प्लीज़, या फिर खुश करने की, और टू यूनाइट एग्रीएबल एंड द प्रॉफिटेबल, या फिर वो यूनाइट माने एक जोड़ने की कोशिश करते हैं। द एग्रीएबल, एग्रीएबल वो चीज़ें हैं जो पसंद आएँ, और प्रॉफिटेबल वो चीज़ें हैं जो फ़ायदेमंद हों। तो पसंद आने वाली और फ़ायदेमंद दोनों चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं कवि। एंड दैट, और के, इट इज़ नॉट एनफ, ये काफ़ी नहीं है, फॉर पोइम्स, कविताओं के लिए, टू हैव ब्यूटी, कि उनमें खूबसूरती हो, इतना ही काफ़ी नहीं है। दे मस्ट ऑल्सो बी प्लीजिंग, उनको प्लीजिंग भी होना चाहिए, यानी सुखद भी होना चाहिए। एंड लीड द लिसनर सोल, और वो श्रोताओं की आत्मा को ले जाएं, विदर दे विल, जिधर वो चाहें, यानी सुनने वाले अपने आप को भूल जाएं और उन कविताओं के साथ उधर ही चले जाएं जिधर वो कविताएं चाहती हैं, जिधर कवि चाहता है। ये लॉन्जिनस में भी आप पढ़ेंगे, मैंने लॉन्जिनस पे अपलोड भी किया है ऑन द सबलाइम पर। तो लॉन्जिनस भी यही कहता है कि जो सबलाइम है वो श्रोताओं को उधर ले जाता है जिधर वो चाहता है, यानी इतनी ज़्यादा उच्च कोटि के वहाँ पर विचार व्यक्त किए जाते हैं, है ना। सबलाइम थॉट्स होते हैं वहाँ पर, विहीमेंट पैशंस होती हैं वहाँ पर, और एक्सप्रेशन इस तरीके का होता है कि सुनने वाला अपने आप को भूल जाता है। यानी जो सबलाइम है वो हर युग में, हर जगह, हर किसी को पसंद आता है। तो ऐसा ही कुछ विचार होरेस का भी है।
फिर है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइट्री, यानी कविता की विषय वस्तु। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइट्री शुड बी सिंपल, कविता की विषय वस्तु साधारण होनी चाहिए। दैट इज फ्रॉम फेमिलियर मटेरियल एंड यूनिफॉर्म, दैट इज़ फुल ऑफ होलनेस, यानी एक फेमिलियर मटेरियल होना चाहिए, यानी जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं उस कविता को, वो परिचित हों उस मटेरियल से। एंड यूनिफॉर्म, और एक जैसा होना चाहिए। दैट इज़ फुल ऑफ होलनेस, यानी कि उनमें पूर्णता होनी चाहिए। ही सेज, वो कहता है, दैट के ही हु चूजेस हिज सब्जेक्ट, कि वो व्यक्ति जो अपने विषय को चुनता है वाइजली, बुद्धिमानी से, विल फाइंड, वो ये पाएगा, दैट के नेदर वर्ड्स, ना तो शब्द, नॉर ल्यूसिड अरेंजमेंट, और ना ही व्यवस्थित, मतलब ल्यूसिड माने एक स्मूथ व्यवस्था, एक विल फेल हिम, उसको असफल कर पाएगी। यानी अगर वो सब्जेक्ट अपना चुनेगा, विषय वस्तु अपनी बुद्धिमानी से चुनेगा, तो आसानी से तो उसको वोकेबलरी आएगी उसके दिमाग में, डिक्शन की कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, उसका जो ल्यूसिड अरेंजमेंट, यानी उसकी जो स्टाइल है, शैली है, वो भी उसको फेल नहीं होने देगी, असफल नहीं होने देगी। फॉर साउंड जजमेंट इज़ द बेसिस एंड सोर्स ऑफ गुड राइटिंग। फॉर, क्योंकि साउंड जजमेंट, जजमेंट माने विवेक, यानी अच्छा बुरा परखने की जो कैपेसिटी है वो जजमेंट कहलाती है। क्योंकि अच्छा जजमेंट इज़ द बेसिस, बेसिस माने फाउंडेशन, नींव है, आधार है, एंड सोर्स, और स्रोत है, ऑफ गुड राइटिंग, अच्छे लेखन की। फिर है पोइटिक डिक्शन। होरेस विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, होरेस को हमेशा याद रखा जाएगा, फॉर हिज थियरी ऑफ पोइटिक डिक्शन, अपनी पोइटिक डिक्शन की थियरी के लिए। अच्छा, मैंने एक वीडियो पोइटिक डिक्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ की थियरी है पोइटिक डिक्शन की, उस पर वीडियो अपलोड किया है। पोइटिक डिक्शन एक ऐसी चीज़ है, इस पर अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो किसी एक की ही थियरी नहीं है, सबकी अलग अलग थियरी है। अब पोइटिक डिक्शन की बात अरिस्टोटल ने भी की थी अपनी पोइटिक्स में, आपने हो सकता है पढ़ी हो पोइटिक्स, मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं वो देखे हों, और नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको ये जो अरिस्टोटल की पोइटिक्स है हिंदी में नहीं मिलेगी, अवेलेबल नहीं है, किसी ने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है। तो वो काम सिर्फ मैंने किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत कम बच्चों ने उसको पढ़ा है, क्योंकि डिटेल में पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड होता ही नहीं है। इसलिए फिर 6 चैप्टर बाद में मैंने छोड़ ही दिए, केवल 20 चैप्टर अपलोड किए थे, उसमें टोटल 26 चैप्टर्स थे। खैर, हम बात पोइटिक डिक्शन की कर रहे थे, तो होरेस को अपनी पोइटिक डिक्शन की थ्योरी के लिए याद किया जाएगा। पोइटिक डिक्शन, ही सेज, वो कहता है कि पोइटिक डिक्शन कैन नेवर बी ऑल टुगेदर एस्टेब्लिश्ड एंड स्टेशनरी अफेयर, के जो पोइटिक डिक्शन है वो कभी भी, एस्टेब्लिश्ड माने स्थापित और स्टेशनरी माने कांस्टेंट, अफेयर माने मामला नहीं हो सकता। यानी आप एक फिक्स्ड नॉर्म नहीं बना सकते, कोई फिक्स्ड रूल नहीं बना सकते कि भाई पोइटिक डिक्शन ऐसा ही होगा। अब जैसे आप वर्ड्सवर्थ की ही थियरी को लें, है ना, आपने शायद वीडियो देखा हो, और हो सकता है आपने प्रीफेस को पढ़ा हो। प्रीफेस भी काफ़ी लंबा है, मेरे बहुत इच्छा है उसको पूरा अपलोड करने की, लेकिन हश्र मुझे मालूम है कि वही होना है जो पोइटिक्स का हुआ था। वो भी बहुत लंबा प्रीफेस है, करीब 25 पेज का है वो प्रीफेस, और वहाँ उसने पोइटिक डिक्शन की थियरी दी है कि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज पोइट्री की वही होनी चाहिए, लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, जिसे लोग वास्तव में प्रयोग करते हैं। जबकि वर्ड्सवर्थ की इस थियरी को रिफ्यूट किया, यानी एक तरीके से इसका विरोध किया खुद उसी के दोस्त कॉलरेज ने, अपनी उसने जो बुक लिखी थी, अरे क्या नाम है, दिमाग से निकल जाता है, वो बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया में खुद वर्ड्सवर्थ के दोस्त ने ही उस थियोरी को रिफ्यूट कर दिया था।
तो इसलिए होरेस भी ये बात कहता है कि कोई एस्टेब्लिश्ड या स्टेशनरी मामला नहीं है ये कि भाई यही इसी प्रकार के वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे। द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन पोइट्री इज़ टू एक्सप्रेस। तो लैंग्वेज का जो फंक्शन है, जो कार्य है भाषा का इन पोइट्री कविता में, इज़ टू एक्सप्रेस, वो है अभिव्यक्ति देना, यानी थॉट्स को एक्सप्रेस करना, एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक उन विचारों को पहुंचाना। बट मैंस एक्सपीरियंस, लेकिन मनुष्य का अनुभव, विच पोइट्री एग्जिस्ट टू एक्सप्रेस इज कंटिन्यूअली चेंजिंग, यानी कि जो इंसान के एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, विच जिनके लिए पोइट्री एग्जिस्ट, पोइट्री का अस्तित्व है, टू एक्सप्रेस, उसको अभिव्यक्त करने के लिए। मनुष्य अपने एक्सपीरियंसेस ही तो एक्सप्रेस करना चाहता है पोइट्री के माध्यम से। तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं इज़ कंटिन्यूअली चेंजिंग, वो लगातार बदलते रहते हैं। सिंस, क्योंकि इट इज़ कंटिन्यूअली एडिंग टू इटसेल्फ, वो लगातार अपने आप को ऐड कर रहा है, बढ़ा रहा है। जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है इंसान का, वो लगातार बढ़ रहा है। तो भाषा एक कैसे रह सकती है? विद द ग्रोथ ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के बढ़ने के साथ, द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री मस्ट कीप पेस, यानी जो पोइट्री की लैंग्वेज है, भाषा है, उसको भी तो कदम ताल मिला के चलना होगा ना। मस्ट कीप पेस का मतलब कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इफ़ इट इज़ टू बी ट्रूली एक्सप्रेसिव, अगर इस कविता को वास्तव में एक्सप्रेसिव बनना है, यानी अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली बनना है, तो उसको एक्सपीरियंस के साथ साथ आगे बढ़ना होगा। लैंग्वेज इज़ लाइक अ ट्री, भाषा एक पेड़ की तरह है, एंड इट्स वर्ड्स आर लाइक लीव्स, और उसके जो शब्द हैं वो पत्तों की तरह हैं। एज द ईयर्स गो ऑन, जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं, द ओल्ड लीव्स फॉल, पुरानी पत्तियां गिरती जाती हैं, एंड न्यू लीव्स टेक देयर प्लेस, और नई पत्तियां उनकी जगह ले लेती हैं। बट द ट्री रिमेन्स द सेम, लेकिन पेड़ तो वही रहता है ना। होरेस ऑब्जर्वेशंस, होरेस के जो विचार हैं ऑन पोइटिक डिक्शन, यानी काव्य की भाषा पर, आर लाइक दोज ऑफ एरिस्टोटल, वो अरिस्टोटल के जैसे हैं। फॉलोइंग अरिस्टोटल, अरस्तु का अनुकरण करते हुए, ही ऑल्सो एम्फेसाइजेस, वो भी जोर देता है, द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स, शब्दों के सही चुनाव पर, एंड देयर इफेक्टिव अरेंजमेंट, और उनके प्रभावशाली व्यवस्था पर, इन कंपोजिशन माने रचनाओं में। अ पोएट इज फ्री, एक कवि आज़ाद होता है, टू यूज़, प्रयोग करने के लिए, बोथ, दोनों ही तरीके के, फेमिलियर एंड न्यू वर्ड्स, यानी चाहे तो वो फेमिलियर यानी कि परिचित शब्दों का प्रयोग करे, या फिर नए शब्दों का प्रयोग करे। न्यू वर्ड्स, नए शब्द, कंटिन्यूअली, लगातार, गो ऑन कमिंग, आते जाते हैं, टू द पोइट, कवि के पास, लाइक न्यू लीव्स टू द ट्री, जैसे कि पेड़ पर नई नई पत्तियां आती हैं। द पोइट मस्ट नॉट रिलाई, एक कवि को निर्भर नहीं रहना चाहिए, होली, पूरी तरीके से, ऑन द वोकेबलरी, शब्दावली पर, ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स, अपने पूर्ववर्ती लोगों का, यानी उसके पहले जो पोइट्स हुए हैं या ऑथर्स हुए हैं, उन्होंने जो वोकेबलरी यूज़ की है, उन्होंने जो शब्द यूज़ किए हैं, उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए एक पोइट को। ही मस्ट कॉइन, उसको बनाने चाहिए, न्यू वर्ड्स टू, नए शब्द भी उसको गढ़ने चाहिए। ये नहीं कि जो शब्द चले आ रहे हैं उन्हीं को वो प्रयोग करे। आपको मालूम है बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत सारे नए नए वर्ड्स दिए हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। खुद शेक्सपियर ने इतने ढेरों नए नए शब्द प्रयोग किए हैं जो उसके पहले नहीं हुआ करते थे, है ना। तो हर ऑथर ने कुछ नए वर्ड्स दिए हैं, महान ऑथर्स ने, हर ऑथर ने नहीं दिए, कुछ महान ऑथर्स ने दिए। तो ये होरेस का कहना है कि सिर्फ पुरानी वोकेबलरी पर डिपेंड ना रहे, एक अच्छा पोइट अपने खुद के वर्ड्स भी कॉइन करे। फिर है हिज ऑब्जर्वेशन ऑन स्टाइल, स्टाइल पर यानी शैली पर उसके विचार। होरेस विश्ड, होरेस चाहता था, दैट द राइटर शुड ऑब्जर्व,
कि जो लेखक है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए द सेटल्ड फॉर्म्स, जो स्थापित फॉर्म्स हैं, एंड शेड्स और जो रंग हैं, ऑफ स्टाइल शैली के, इन पोइट्री काव्य में, यानी काव्य में जो फॉर्म्स चली आ रही हैं, जो जिस तरीके से लिखा जा रहा है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। ही पॉइंटेड आउट, उसने बताया सम ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ स्टाइल, कुछ शॉर्ट कमिंग्स माने कमियां होती हैं, वीकनेसेस, ड्रॉबैक्स, ऑफ स्टाइल माने शैली के। आई एंडेवर, मैं कोशिश करता हूँ, टू बी ब्रीफ यानी ब्रीफ संक्षेप में कहने का, एंड बिकम ऑब्सक्योर, और मेरी बात ऑब्सक्योर हो जाती है यानी समझ में नहीं आती। यानी अगर आप ज़रूरत से कम शब्द प्रयोग करेंगे, बहुत ब्रीफ में कोई बात कहेंगे तो सामने वाले की समझ में नहीं आएगी, जितने ज़रूरी हैं उतने शब्द तो आपको प्रयोग करने चाहिए। सिन्यू एंड स्पिरिट डेजर्ट द सर्चर आफ्टर पॉलिश, मतलब कि जो सर्चर है, तलाश करने वाला है, आफ्टर पॉलिश, वो जब बहुत सुधार कर लेता है तो उसकी जो स्पिरिट है वो डेजर्ट कर जाती है, मतलब कि छोड़कर चली जाती है उसको, उसकी जो सिन्यू और स्पिरिट, मतलब उसके जो थॉट्स, आइडियाज़ हैं वो गायब हो जाते हैं अगर वो अपनी भाषा में बहुत सुधार करता है। वन स्ट्राइविंग फॉर ग्रैंड्योर, वन माने एक व्यक्ति, स्ट्राइविंग जो कोशिश कर रहा है, फॉर ग्रैंड्योर यानी शानदार स्टाइल लाने के लिए, शैली लाने के लिए, बिकम्स बॉम्बेस्टिक, अब वो इतने बड़े बड़े शब्द प्रयोग करता है कि वो उसका स्टाइल बॉम्बेस्टिक लग जाता है, जैसे कि बम फोड़ रहा हो। Whosoever, जो कोई भी, इज एक्सेसिवली कॉशस, बहुत ज़्यादा सचेत होता है, एंड फियरफुल, और डरता है, ऑफ द टेम्पेस्ट, तूफान से, वो क्या करता है, क्रॉल्स माने रेंगता है, अलोंग द ग्राउंड, जमीन पर, भाई तूफान उड़ा ना ले जाए तो फिर वो क्या करता है, जमीन पर लेट जाता है पेट के बल और रेंगने लगता है। एंड ही हु यर्न्स, और वो जो कोशिश करता है, चाहता है, आफ्टर टू प्रोडिगल अ वेराइटी इन हिज थीम, बहुत ज़्यादा, प्रोडिगल माने बहुत, जो फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति होता है वो कहलाता है प्रोडिगल। अ वैरायटी इन हिज थीम, अपनी थीम में, अपनी विषय वस्तु में बहुत ज़्यादा वैरायटी लाने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, कैसी गलतियाँ करता है, देखिए बड़ी हंसी आएगी आपको। ही पेंट्स अ डॉल्फिन इन द फॉरेस्ट, तो वो क्या करता है, डॉल्फिन को पेंट करता है कि वो फॉरेस्ट में है। अब डॉल्फिन तो पानी में रहती है, आपको पता है, तो वो दिखाता है कि डॉल्फिन जंगल में कूद रही है, दौड़ रही है, और क्या दिखाता है, और अ वाइल्ड बोर एमिड द वेव्स, और वो जो जंगली सुअर है वो लहरों के बीच में घूम रहा है, यानी समुद्र के बीच में घूम रहा है। अब जंगली सुअर समुद्र में जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वो तो वहाँ पर घूमते हुए दिखाता है जंगली सुअर को। इफ़ द पोइट डज नॉट हैव जेन्युइन आर्टिस्ट्री, अगर एक कवि के अंदर जेन्युइन माने जो वास्तविक है, ईमानदारी से भरी हुई कला नहीं है, द एफर्ट, तो प्रयास, टू अवॉइड, बचने का, एन इम्परफेक्शन, एक कमी से, लीड्स हिम, उसको ले जाता है, इनटू ग्रेवर बूचरी, और ज़्यादा गंभीर, बूचरी तो होता है जानवरों को काटना छांटना, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा गंभीर गलतियाँ वो करने लगता है ना। अगर उसकी जो आर्ट है वो जेन्युइन नहीं है, यानी ईमानदारी से भरी हुई नहीं है, तो गलतियों से बचने के चक्कर में वो मिस्टेक्स से बचेगा तो ब्लंडर्स करेगा, है ना, बड़ी गलतियाँ, ब्लंडर बड़ी गलती होती है, मिस्टेक छोटी गलती होती है, तो वो मिस्टेक्स से बचने के लिए ब्लंडर्स कर देता है। मीटर्स एंड देयर एप्रोप्रिएटनेस, अब बात मीटर और उनकी उपयोगिता की, उनकी उचित होने पर। होमर हैज़ शोन अस, होमर ने हमको दिखाया है, इन वॉट मीटर में बेस्ट बी रिटन द डीड्स ऑफ किंग्स एंड ग्रेट कैप्टन्स एंड सोमर वॉर, कि कौन से मीटर में लिखा जा सकता है,
बेस्ट तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। जो महान राजाओं के, महान कप्तानों के क्रियाकलाप हैं और जो बड़े बड़े युद्ध हैं उनके बारे में किस मीटर में लिखा जा सकता है, ये होमर ने हमको रास्ता पहले ही दिखा दिया है। वर्सेस ऑफ अनइक्वल लेंथ, यानी असमान लंबाई की कविताएं वर फर्स्ट यूज, सबसे पहले प्रयोग की गई थी फॉर लेमेंट्स, विलाप करने के लिए। लेटर ऑल्सो, बाद में भी, फॉर द सेंटिमेंट, उन भावनाओं के लिए दैट अटेंड्स ग्रांटेड बिसीचिंग्स, यानी जो कि बिसीच माने तो प्रार्थना होती है, दैट अटेंड ग्रांटेड बिसीचिंग्स यानी जिनसे प्रार्थनाएं की जाती थीं। द म्यूज हैज़ गिवन टू द लायर, म्यूज यानी संगीत की देवी ने लायर को दिया है। लायर जैसे हमारे यहाँ संगीत की देवी जो सरस्वती हैं वो वीणा बजाती हैं, उनके यहाँ भी लायर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि लिरिक शब्द बना है। तो द म्यूज हैज़ गिवन टू द लायर द सेलिब्रेशन ऑफ द गॉड्स एंड देयर ऑफरिंग, यानी द सेलिब्रेशन यानी उत्सव मनाना ऑफ द गॉड्स, देवताओं का, एंड देयर ऑफरिंग, और उनको ऑफरिंग देना मतलब उन पर प्रसाद चढ़ाना, उनकी पूजा करना। द विक्टोरियस बॉक्सर, यानी जो जीतने वाला बॉक्सर है, खिलाड़ी है। द हॉर्स, घोड़ा। फर्स्ट इन द रेस, यानी जो दौड़ में फर्स्ट आया। द एमोरस यर्निंग्स ऑफ यूथ, और प्यार से भरी हुई यर्निंग्स, इच्छाएं ऑफ द यूथ, युवाओं की। एंड द अनरेस्ट्रेन्ड प्लेजर्स ऑफ वाइन, और शराब के, अनरेस्ट्रेन्ड माने अनकंट्रोल्ड, प्लेजर्स माने आनंद शराब के। तो ये सब कुछ म्यूज़ ने लायर को दिए हैं कि ये सारी चीज़ें लायर के साथ इन सब को किया जा सकता है, यानी प्यार के गीत लिखे जा सकते हैं या फिर शराब के गीत लिखे जा सकते हैं, जैसे कि अरिस्टोटल ने भी वहाँ पर बात की है, वो लिखे जाते थे, डिथायरेम्बिक पोइट्री हुआ करती थी, है ना, यूनान में। तो डियोनीसस जो कि शराब का देवता था, उसकी पूजा में, उसके याद में ये सब गीत लिखे जाते थे। तो म्यूज़ ने लायर को ये ताकत दी है। इफ़, यदि, वन डज नॉट नो, यदि कोई व्यक्ति नहीं जानता, एंड कैन नॉट ऑब्जर्व द कन्वेंशंस एंड फॉर्म्स ऑफ पोएम्स, और कैन नॉट ऑब्जर्व यानी अवलोकन नहीं कर सकता या पालन नहीं कर सकता, द कन्वेंशंस, परंपराओं का, एंड फॉर्म्स ऑफ पोएम्स, और कविताओं की जो फॉर्म्स हैं यानी जो जॉनरा हैं अलग अलग, ही डज नॉट डिजर्व, तो वो लायक नहीं है, टू बी कॉल्ड अ पोइट, यानी कवि कहलाने के लायक नहीं है। कॉमिक मटेरियल, हास्य से भरी हुई विषय वस्तु, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इज़ नॉट टू बी ट्रीटेड, यानी उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए इन द वर्सेस ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी की वर्स में, यानी ट्रेजेडी में जो पद्य यूज़ होता है उस पद्य का प्रयोग कॉमिक मटेरियल के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सिमिलरली, इसी तरह, इट वुड बी आउटरेजियस, ये बहुत बुरा होगा, टू नरेट, यानी वर्णन करना, द फीस्ट ऑफ थिएस्टिस, यानी थिएस्टिस की दावत का वर्णन करना, इन वर्स, एक ऐसी वर्स फॉर्म में, प्रॉपर जो कि उचित है, टू कॉमन डेली लाइफ एंड ऑलमोस्ट टू कॉमेडी, यानी सामान्य जीवन के लिए, रोज़मर्रा के जीवन के लिए या फिर कॉमेडी के लिए जो उपयुक्त है, उसमें थिएस्टिस की दावत का वर्णन करना बहुत बुरा लगेगा। फिर है सिंसियरिटी ऑफ इमोशन, सिंसियरिटी माने ईमानदारी, निष्ठा, ऑफ इमोशन, भावनाओं की, यानी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो सिंसियर होनी चाहिए। जैसे लॉन्जिनस ने भी विहमेंट पैशंस को रिकमेंड किया है, यानी सबलाइम पैदा करने के लिए अपनी पोएम में, किसी भी लिटरेचर में सब्लिमिटी पैदा करने के लिए इमोशंस विहमेंट होनी चाहिए, ये लॉन्जिनस ने कहा है। और होरेस भी कह रहा है सिंसियरिटी ऑफ इमोशन होनी चाहिए, भावनाएं ईमानदारी से व्यक्त की गई होनी चाहिए। इट इज़ नॉट एनफ, ये काफ़ी नहीं है, फॉर पोइम्स, कविताओं के लिए, टू हैव ब्यूटी, कि उनमें खूबसूरती हो, इतना काफ़ी नहीं है। दे मस्ट ऑल्सो बी प्लीजिंग, वो सुखद भी होनी चाहिए, आनंद देने वाली भी होनी चाहिए। एंड लीड द लिसनर सोल,
और वो सुनने वालों की आत्मा को ले जाएं विदर दे विल, जिधर वो चाहें। इफ़ यू वुड हैव मी वीप, अगर आप मुझे रुलाना चाहो, यू मस्ट फर्स्ट एक्सप्रेस ग्रीफ योर सेल्फ, तो पहले आपको खुद दुख की अभिव्यक्ति करनी पड़ेगी, यानी पहले खुद रोओगे तभी तो मुझे रुला पाओगे, है ना। खुद हंसोगे तो मुझे कैसे रुला पाओगे। फिर है व्यूज़ ऑन ड्रामा, यानी यहाँ ड्रामा पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं आर्स पोइटिका में, अब उन पर बात करते हैं। इन आर्स पोइटिका में द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रामा इज़ डिजल्टरी। डिजल्टरी का मतलब अनमेथडिकल, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दिया गया है। नो सिस्टमेटिक थियरी ऑफ ड्रामा इज़ प्रेजेंटेड, यानी कोई व्यवस्थित कोई थियरी सिद्धांत नहीं दिया गया है ड्रामा का ऑन अ लार्जर बेसिस, बड़े स्केल पर, जैसे कि पोइटिक्स में दिया गया है। ओनली केवल फ्रेगमेंट्री, माने जहाँ तहाँ, एंड कैजुअल व्यूज़ आर एक्सप्रेस्ड, यानी वैसे ही जो कि बहुत सीरियसली नहीं है, ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं। ऐदर फॉलो, जैसे कि ईजी मतलब फॉर एग्जाम्पल, ऐदर फॉलो ट्रेडिशन, या तो परंपरा का पालन करो, और इन्वेंट अ स्टोरी, या फिर एक ऐसी कहानी का आविष्कार करो विच इज़ कंसिस्टेंट, जो कि व्यवस्थित हो। बट द कन्वेंशनल फीचर्स, लेकिन परंपरागत खासियतें, विशेषताएं ऑफ ट्रेडिशनल कैरेक्टर्स, यानी परंपरागत चरित्रों की, शुड बी प्रिजर्व्ड, उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए, ये कहा है होरेस ने। इफ़ इन योर टेल, अगर अपनी कहानी में यू रिप्रेजेंट, आप प्रस्तुत कर रहे हो, द रिनाउंड, जाने माने एक्लीज को, लेट हिम एपियर, तो उसको दिखाओ, रेस्टलेस, बेचैन, पैशनेट, भावनाओं से भरा हुआ, इनएक्सोरेबल एंड डॉन्टलेस। इनएक्सोरेबल मतलब कि जो किसी प्रार्थना से ना माने, किसी भी तरीके से एकदम अडिग आप कह सकते हैं। एंड डोंटलेस, जो किसी से ना डरे, बहुत साहसी। इफ़ यू कमिट अ न्यू थीम, और अगर आप एक नई थीम, नई विषय वस्तु बनाते हैं, ऑन द स्टेज, यानी रंगमंच पर दिखाते हैं, एंड वेंचर टू क्रिएट अ न्यू कैरेक्टर, और आप साहस करते हैं एक नया पात्र गढ़ने की, लेट द फर्स्ट इम्प्रेशन बी प्रिजर्व टू द एंड, तो जो उसका पहला इम्प्रेशन है वो एंड तक सुरक्षित रखिए, एंड तक वो व्यक्ति वैसा ही दिखे। एंड लेट हिज नेचर बी कंसिस्टेंट, और उसकी जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, यानी बदलनी नहीं चाहिए। हालांकि जो बदलने वाले कैरेक्टर्स हैं, जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो जो कैरेक्टर चेंज होते हैं उनको हम राउंड कैरेक्टर कहते हैं, और उनको अच्छा माना जाता है ना। जो डेवलप करता है कैरेक्टर, उसको हम राउंड कैरेक्टर करते हैं, और जो कैरेक्टर जैसा है वैसा ही रहता है उसको हम फ्लैट कैरेक्टर बोलते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ होरेस का ये कहना है कि जो कैरेक्टर है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, यानी जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। लेट नॉट मैडी मर्डर हर चिल्ड्रन, यानी मैडी से उसके बच्चों की हत्या मत करवाओ इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस के सामने। तो मैडी एक ग्रीक कैरेक्टर है जिसने अपने बच्चों की हत्या की थी, तो यानी ये ऑडियंस के सामने मत करवाओ, स्टेज पर नहीं दिखाया जाना चाहिए ये। नॉर इम्पायस एट्रियस कुक ह्यूमन फ्लैश, और जो अपवित्र एट्रियस है वो इंसानों का गोश्त पकाते हुए न दिखाया जाना चाहिए इन द पब्लिक, यानी जनता के सामने। नॉर प्रोक्ने बी चेंज्ड इनटू बर्ड, और प्रोक्ने जो कि चिड़िया बन गई थी उसको भी स्टेज पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। लेट अ प्ले बी नेदर शॉर्टर नॉर लॉन्गर देन 5 acts, और एक नाटक ना तो 5 acts से छोटा हो और ना ही उससे लंबा हो। एंड लेट नो गॉड इंटरवीन, और कोई भी देवता इंटरवीन न करे, यानी अपनी दखलंदाजी न करे। अनलेस सम प्रॉब्लम एराइजेस, यदि कोई ऐसी समस्या पैदा ना हो दैट डिमांड्स टू बी सॉल्व्ड, जो कि जिसका के सॉल्यूशन किया जाना है, समस्या का समाधान किया जाना है, देवताओं के द्वारा ही हो सकता है। अगर ऐसी कोई समस्या ना हो तो देवता बिना बात स्टेज पर नहीं दिखाए जाने चाहिए।
द नंबर ऑफ एक्टर्स, और जो एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, उनकी संख्या शुड नॉट बी मोर देन 3, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड द कोरस शुड फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट, और कोरस एक अभिन्न अंग होना चाहिए ऑफ द एक्शन, यानी एक्शन का, यानी नाटक का। एंड इट्स सॉन्ग्स शुड एडवांस, और उसके गीत आगे बढ़ने चाहिए। एंड सबसर्व द इंटरेस्ट ऑफ द प्लॉट, और वो प्लॉट का इंटरेस्ट पूरा करें, प्लॉट के हित में हो, यानी प्लॉट की कहानी को ही आगे बढ़ाएं। आपने देखा होगा ना डॉक्टर फॉस्टर्स, अगर आपने पढ़ा है, मैंने अपलोड किया है पूरा, तो उसमें कोरस शुरू में बताता है डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में, उस कहानी को ही आगे बढ़ाता है। शुरू की बात बता देता है कि ऐसे पैदा हुआ था, डॉक्टर फॉस्टर्स पैदा हुआ, फिर वहाँ पढ़ने गया, विटनबर्ग पढ़ने गया, और इतना इंटेलिजेंट था, बहुत जल्दी उसने डिग्री ले ली। तो वो सारी चीज़ें कोरस बताता है और कहानी को आगे बढ़ा देता है। तो इस तरीके से होरेस ने विचार व्यक्त किया है। और एक्टर्स 3 होने चाहिए। आपको मालूम है, शुरू में केवल एक एक्टर होता था, वही बार बार मास्क लगा के आता था, पहले एक व्यक्ति का डायलॉग बोलता था, फिर अंदर जाता था, मास्क लगा के आता था, फिर दूसरे व्यक्ति का डायलॉग बोलता था। तो एक ही व्यक्ति सारे एक्ट्स वही करता था, सारे पात्रों की भूमिका वही निभाता था। बाद में एक्टर्स की संख्या बढ़ाई गई, और होरेस भी कह रहा है कि 3 से ज़्यादा एक्टर्स नहीं होने चाहिए। फिर है लेट इट सपोर्ट द गुड एंड गिव देम काइंडली काउंसिल, यानी ये जो है कोरस की ही बात हो रही है। इट सपोर्ट द गुड, यानी अच्छे लोगों को सपोर्ट करे, और गिव देम काइंडली काउंसिल, काउंसिल माने सलाह, और उन्हें दया से भरी हुई सलाह दे। रेस्ट्रेन द रॉथफुल, रेस्ट्रेन माने कंट्रोल करे, द रॉथफुल जो गुस्से से भरे हुए हैं। एंड फेवर, और पक्ष ले दोज उनका हु फियर इन सिन, फियर टू सिन जो पाप करने से डरते हैं, उनका पक्ष ले। लेट इट प्रेज द फेयर, और ये जो प्रेज द फेयर ऑफ अ सिंपल टेबल, सैल्यूटरी जस्टिस एंड लॉ एंड पीस विद ओपन गेट्स, यानी कि खुले तौर पर इसमें तारीफ होनी चाहिए। जो सिंपल टेबल, यानी जो लोग साधारण तरीके से रहते हैं, साधारण भोजन करते हैं। सैल्यूटरी जस्टिस, यानी जो परंपरागत अच्छा न्याय है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। एंड लॉ, कानून की तारीफ होनी चाहिए। एंड पीस, और शांति की तारीफ होनी चाहिए। विद ओपन गेट्स मतलब खुले तौर पर। होरेस स्टडीज ड्रामा, होरेस अध्ययन करता है ड्रामा का अंडर 3 हेड्स, 3 बिंदुओं पर। प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन एंड स्टाइल। और आपने अरिस्टोटल का तो आपको याद होगा, ट्रेजेडी के उसने 6 एलिमेंट्स बताए थे, प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग। और यहाँ पर 3 बिंदु हैं, प्लॉट है, कैरेक्टराइजेशन है और स्टाइल है। प्लॉट शुड बी बोरोड, यानी प्लॉट यानी कि जो कहानी है वो उधार ली जानी चाहिए फ्रॉम फेमिलियर मटेरियल, परिचित विषय वस्तु से, यानी जो कहानियाँ चली आ रही हैं, पौराणिक कहानियाँ, लोग जिन कहानियों को जानते हैं उन्हीं से नाटक बनाए जाने चाहिए। द कोरस शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लॉट, और कोरस एक अभिन्न अंग होना चाहिए कहानी का। कैरेक्टर्स, अब जैसे कि अगर आपने इडिपस रेक्स पढ़ा है तो वहाँ जो कोरस है वो भी एक कैरेक्टर है, उसका नाटक का ही एक कैरेक्टर है। जबकि डॉक्टर फॉस्टर्स जब आप पढ़ते हैं तो कोरस वहाँ पर उसका कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर्स शुड बिहेव कंसिस्टेंटली, कैरेक्टर्स को मतलब कंसिस्टेंटली मतलब जैसा उचित है, उचित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। एंड नेचुरली, और स्वाभाविक तौर पर व्यवहार करना चाहिए। आयम्बिक मीटर वॉज मोस्ट सुइटेबल फॉर ड्रामा, और आयम्बिक मीटर ड्रामा के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, और शेक्सपियर ने भी यही प्रयोग किया है ना, आयम्बिक मीटर यूज़ किया है। मीटर के बारे में मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मीटर पर, बल्कि 2-3 वीडियो अपलोडेड हैं मीटर पर, मीटर पर है और सिलेबल्स पर है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो अगर आप मीटर से परिचित नहीं हैं, आयम क्या है, ट्रोकी क्या है, इन सब से अगर आप परिचित नहीं हैं तो देख लीजिएगा। ड्रामेटिक स्पीच शुड ऑब्जर्व प्रोप्राइटी, यानी जो ड्रामेटिक स्पीच है, जो डायलॉग्स हैं, ड्रामा में डायलॉग्स होते हैं ना,
तो वो जो ड्रामेटिक स्पीच है शुड ऑब्जर्व प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी माने उचित होने चाहिए वो। इट शुड सूट द कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है, जो पात्र है, उसको सूट करने चाहिए, उसके अनुसार होने चाहिए। इट्स सेक्स, मतलब कि अगर स्त्री है तो वो पुरुषों की तरह डायलॉग न बोले कि मैं आऊँगा जाऊँगा खाऊँगा। आपने देखा होगा कई बार लड़कियां बोलती हैं आऊँगा जाऊँगा खाऊँगा। या फिर जो पुरुष है वो स्त्रियों की तरह ना बोले मैं जाऊँगी खाऊँगी आऊँगी, तो क्योंकि वो और भी ज़्यादा बुरा लगता है ना। जब पुरुष स्त्री की तरह बात करता है तो वो और ज़्यादा बुरा लगता है। लड़कियां एक बार को लड़कों के कपड़े पहन लेती हैं तो ऑड नहीं लगती, लेकिन कोई लड़का अगर लड़कियों के कपड़े पहनता है तो बहुत ऑड लगता है देखने में, अभी आपको स्त्रैण जैसा लगता है ना। तो जो डायलॉग्स हैं वो जेंडर के अकॉर्डिंग होने चाहिए, इट्स एज, और एज के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब जैसे छोटा बच्चा है वो कह रहा है कि मैं आलू के पराठे खाऊंगा, तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई 40 साल का अट्टा कट्टा आदमी वो कह रहे हैं मैं आलू के पराठे खाऊंगा, तो वो एज के अकॉर्डिंग नहीं हुआ ना डायलॉग, तो एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इट्स स्टेशन इन लाइफ, और उसकी जो स्टेशन माने उसकी जो पोजीशन है लाइफ में, जीवन में। जैसे हर व्यक्ति अब सड़क के किनारे होकर गोलगप्पे नहीं खा सकता है ना, क्योंकि भाई एक स्टेशन होती है, एक पोजीशन होती है। सामान्य व्यक्ति कहीं भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक स्टेशन होता है, एक पोजीशन होती है, तो उसके अनुसार डायलॉग होने चाहिए। इट्स सर्कमस्टांसेस, उसकी जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार डायलॉग होने चाहिए, है ना। मतलब खुशी की परिस्थिति है तो खुशी के उस वैसे डायलॉग होने चाहिए, दुख की परिस्थिति है वैसे डायलॉग होने चाहिए। और इट्स मूड्स, जो भावावस्था है, मूड कैसा है, गुस्से का है तो अलग तरीके का डायलॉग होगा, है ना, खुश है अलग तरीके का डायलॉग होगा। अ गॉड विल स्पीक डिफरेंटली, और एक जो देवता है वो अलग तरीके से बोलेगा फ्रॉम अ मॉर्टल, एक नश्वर यानी कि मनुष्य से। तो मनुष्य और देवता के डायलॉग एक जैसे नहीं होने चाहिए। आप नीतीश भारद्वाज को बोलते हुए देखा होगा आपने महाभारत में, उनके एकदम संस्कृतनिष्ठ भाषा होती है। जब नीतीश भारद्वाज महाभारत में हमको गीता का उपदेश दे रहे थे, हमको क्या अर्जुन को दे रहे थे, सुना तो हमने भी था, लेकिन उनकी भाषा एकदम अलग थी, है ना। तो अ गॉड विल स्पीक डिफरेंटली फ्रॉम अ मॉर्टल, तो एक देवता या भगवान अलग तरीके से बोलेगा मनुष्य से। अ मैन फ्रॉम अ वुमन, और जो एक पुरुष है वो एक महिला से अलग तरीके से बोलेगा। एन एज्ड मैन फ्रॉम अ हीटेड यूथ, एक जो एज्ड मैन है, जो वयस्क व्यक्ति है या बूढ़ा व्यक्ति है, वो हीटेड यूथ, जो गर्मी से भरा हुआ युवा होता है, उनकी भाषा अलग होती है, लड़कों की भाषा अलग होती है। और जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी भाषा अलग होती है। अ प्रॉस्परस मर्जेंट, एक समृद्ध व्यापारी यानी रिच धनी व्यापारी फ्रॉम अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान से अलग भाषा में बात करेगा। धनी व्यापारी की अलग लैंग्वेज होगी और गरीब किसान की भाषा अलग होगी। अ मैन इन ग्रीफ, एक ऐसा आदमी जो दुखी है, फ्रॉम अ मैन इन जॉय, जो आदमी खुश है उससे अलग भाषा होगी। एन एंग्री फेलो, एक जो गुस्से में है आदमी, वो फ्रॉम अ प्लेफुल वन, जो मस्ती में खेल रहा है, उससे अलग भाषा होगी। इफ़ यू अटर वर्ड्स, अगर आप शब्द बोलेंगे, इल सूटेड, जो कि अनुपयुक्त हैं, टू योर पार्ट, आपकी भूमिका के, आई शैल आइदर डोज, तो या तो मैं ऊँघूंगा, भाई मुझे नींद आने लगेगी, झपकियाँ लेऊंगा या तो मैं, और स्माइल, या फिर मैं मुस्कुराऊंगा। भाई देखो, तो यानी जब मैंने बताया ना कि लड़का जब लड़की के कपड़े पहन लेता है तो हम क्या करते हैं, स्माइल करते हैं, क्योंकि हमको वो बड़ा अजीब लग रहा होता है, स्त्रैण लग रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, स्माइल करते हैं। इन ऑल दिस, इन सब में होरेस क्लोजली फॉलोज अरिस्टोटल, होरेस बहुत घनिष्ठ रूप से अरिस्टोटल को फॉलो करता है, उसका अनुकरण करता है। ठीक है, तो आर्ट्स पोएटिका के बारे में आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और जब कभी हमको वक्त मिलेगा तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद।